गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 8 लेके, जिसमें आज हम आगे की कमांड्स पढ़ने वाले हैं। आई होप पहले की कमांड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आज की कमांड्स मैंने पहले से लिख दी हैं जो आज हम लैब में करने वाले हैं, सो दैट आप इन्हें नोट डाउन कर सके और नोट डाउन करने के बाद आप इन्हें परफॉर्म कर सके। आज का लेक्चर ईजी है। आई होप लिनक्स पे अब आपका काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा और ये कमांड डायरेक्ट चलती है, इनमें कुछ है नहीं। बस मैं ये बता दूं कि इनका इस्तेमाल क्या है, तो वो मैं आपको वन बाय वन बता दूं और उसके बाद हम डायरेक्ट लैब पे चल के इसको करके देखते हैं। ठीक है, एक चीज और कि आज मैं लैब में सीधा लिनक्स मशीन से स्टार्ट करूंगा। अमेजन पे अकाउंट में जाके लिनक्स मशीन कैसे बनाते हैं, पुट्टी के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, वो पार्ट मैं स्किप कर दूंगा। मैं डायरेक्ट जैसे ही अपनी लिनक्स मशीन पे आऊंगा मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने ये कौन सी मशीन खोली है, क्या किया है। मैं AWS पे ही मशीन खोलूंगा, थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा उसमें, फिर बीच का पार्ट मैं स्किप कर दूंगा, उस हिस्से को काट दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और शायद लास्ट वीडियो में आप इन्हें कमांड चलाई होगी, लिस्ट चलाई होगी आपने, लेस चलाई होगी या मोर चलाई होगी। अगर उससे बाहर आने में कोई दिक्कत आ रही है तो शायद मैं वहां पे बोलना भूल गया क्यों वहां पे आपको इस्तेमाल करना है। आपको अगर लेस कमांड चला के उससे बाहर आना है तो क्यू जो आपका है क्विट करने के लिए क्यू होता है, उसे आप इस्तेमाल करिएगा तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आज मैं सीधा लिनक्स मशीन लॉन्च करके वहां से इस लैब को हम करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कोशिश ये करिए कि आप सब भी अमेजन के अकाउंट बना के उसमें जो मशीन मैं लेता हूं उसी मशीन को आप इस्तेमाल करके इस लैब को करें, क्योंकि जितना हूबहू सेम टू सेम आप मेरे तरीके से करेंगे उतना एरर कम आएंगे आपको। अगर आपने अपनी लिनक्स मशीन VMware वर्क स्टेशन पे चला रहे हैं या और किसी चीज पे चला रहे हैं तो हो सकता है कुछ कमांड्स में फर्क आए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप वही अमेजन के अकाउंट में ही जो मशीन मैं लेता हूं, हर बार मैं सेम मशीन लूंगा, बदलूंगा नहीं, आप उसी मशीन पे उस काम को करें। ठीक है, तो बेटर रहेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में आप डर जाएंगे अगर आपका कोई एरर आ गया तो चले मैं स्टार्ट करता हूं। तो सपोज करें कि मैं अपने लिनक्स मशीन में आ गया हूं और लिनक्स मशीन में आने के बाद सबसे काम मुझे पहले क्या करना है, मुझे sudo su करना है ताकि जो डॉलर साइन है ये बदल के क्या हो जाए, ये मेरा हैश बन जाए और यहां पे मेरा रूट यूजर लिखा आ जाए। और इतना काम करने के बाद मैं 2-3 फाइलें बना लूंगा। सपोज करें मैंने टच करके 2-3 फाइलें बना दी, ठीक है ना, टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, इस तरीके से 1-2 फाइलें आप बना लें ताकि बीच में जब हम थोड़ी बहुत टेस्टिंग करें तो वो काम आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद मैं जरा आपको बता दूं कि इन कमांड्स को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, होस्ट नेम का मतलब है कि आप किस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मशीन का नाम क्या है, वो क्या डिटेल्स हैं, वो सारी बातें अगर आप पता करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड है होस्ट नेम। आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पे होस्ट नेम लिखना है और एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको आउटपुट आ जाएगा अमेजन लिनक्स मशीन, ये वर्जन चल रहा है, ये इस पे लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ये इसमें पैकेज पड़े हुए हैं, कुछ डिटेल्स आएंगी, उसकी IP आ जाएगी, इस तरह की कुछ चीजें आपको वहां पे नजर आएंगी। यानी होस्ट नेम जैसे ही आप टाइप करते हैं, इस कमांड से हमें क्या करना हासिल होता है, हमारा कौन सी मशीन हम चला रहे हैं, किस मशीन पे हम काम कर रहे हैं, CentOS है, अमेजन का लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं उबुंटू इस्तेमाल कर रहा हूं या मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, वो आप इस डिटेल चेक कर सकते हैं इस कमांड को चला के। ठीक है, छोटी छोटी कमांड है। फिर कमांड आती है ifconfig। ठीक है, जो लोग विंडोज पे थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं उन्हें पता होगा, विंडो के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यानी CLI में जाके अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम को इस समय कौन सी IP मिली हुई है, क्या डिटेल्स हैं, तो हम वहां पे जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं ipconfig। विंडो के केस में हम ipconfig का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग जिस कमांड का इस्तेमाल करेंगे वो कमांड होगी ifconfig। काम बिल्कुल सेम है, ये आपको बताता है कि IP एड्रेस क्या है आपकी मशीन का, आपकी मशीन का IP एड्रेस क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ifconfig का इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपको पता चलेगा आपकी मशीन का IP एड्रेस क्या है, उसके कौन कौन से ईथरनेट पे कौन कौन से पोर्ट पे क्या चल रहा है। और अगर आप इसकी बहुत सारी कमांड्स है, इसमें डिटेल में बहुत सारी कमांड है, पर वो हमें नहीं सीखनी, हमें बुनियादी सीखनी है, बुनियादी बातें सीखनी है, तो आप ifconfig का इस्तेमाल समझ लें। इससे हमें पता चलता है हमारे मशीन में IP एड्रेस क्या है। हालांकि अगर आप खाली
खाली आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। ईथरनेट पोर्ट दिखेंगे, नेटवर्क कार्ड, इंटरफेस कार्ड के पोर्ट क्या हैं, क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। अब आप तो खाली अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देखना चाहते हो, तो एक कमांड होती है, आप होस्ट नेम लिखें कि भैया मेरी मशीन कौन सी चल रही है और उसका आईपी क्या है, उसके लिए आप -i लगा दें, तो आपको आउटपुट में आईपी नजर आ जाएगा कि आप भैया ये आईपी चला रहे हो, सपोज 172.168.10। तो आप जो भी आईपी चला रहे हो अपनी मशीन पे वो आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप होस्ट नेम -i चला सकते हैं। अच्छा, फिर ये कमांड बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चला रहे हैं, आप अभी जो ओएस यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्जन आते हैं, जैसे विंडो में भी, विंडो के केस में 7 आता है, विंडो 8 आता है, विंडो 10 आता है, ऐसे ही आप लिनक्स का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चलाने के लिए आपको जो कमांड इस्तेमाल करनी है वो क्या होगी, वो कमांड होगी कैट। आपने सबसे पहले कैट लिखना है, उसके बाद ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ये क्या है, आपकी टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। ये टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले भैया आप टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाओ, उसके बाद आपको कहां जाना है, ईटीसी के अंदर जाना है। ईटीसी का काम क्या होता है ये मैं आपको लिनक्स के पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि ईटीसी के अंदर क्या पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ईटीसी में जाने के बाद एक फोल्डर वहां पे पहले से होता है ओएस रिलीज, ठीक है, ओएस रिलीज। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी डिटेल पड़ी होती है कि वो वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर भी अगर आप चला रहे हैं तो वहां पे अगर आप अबाउट में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की डिटेल आ जाती है। इसी तरीके से ओएस की रिलीज की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको ये पाथ जो है, दिस इज एब्सोल्यूट पाथ, इसे क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट पाथ। हमारे पास दो तरीके के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कि हमें एग्जैक्ट रास्ता पता है जाने का तो हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ है, इसमें हमें पता है कि भैया पहले रूट डायरेक्टरी में जाओ, फिर ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर जाओ, उसके अंदर ओएस रिलीज में जाना है आपको, ठीक है। तो आप जैसे ये टाइप करोगे ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी वर्जन चल रहा होगा वो आपके आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। आपको आउटपुट में ओएस का वर्जन आ जाएगा, लैब में मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको पूरी कमांड नहीं पता या कुछ नहीं पता तो आप थोड़ा बहुत लिख के स्टार भी लगा सकते हो, तो भी आपको आउटपुट वही मिलेगा। ये स्टार का मतलब है कि ओएस -rel से जो भी चीज लिखी हुई हो या कोई चीज आपको नजर आ जाए, कोई डायरेक्टरी आपको नजर आ जाए तो वो आप ओपन कर दें, तो rel से OS-rel से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो नजर आ जाएगी। यानी अगर आपने आधा अधूरा आपको पता है, पूरा रास्ता नहीं पता, आधा अधूरा पता है, तो आप स्टार लगा सकते हो। स्टार का मतलब होता है ऑल, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वहां पे वो आप हमें दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह के काम आप कर सकते हो, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। फिर आता है जी यम। यम बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है। यम बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं या पैकेज कह सकते हैं जो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है येलो डॉग। यम की जो फुल फॉर्म है वो है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड, और ये इस्तेमाल होता है, ये एक पैकेज है जो इस्तेमाल होता है चीजों को इंस्टॉल करने के लिए। किसी को भी इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है किसी भी सॉफ्टवेयर को, अगर आपको रिमूव करना है, सॉफ्टवेयर को यहां पे पैकेज कहते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को या पैकेज को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, डाउनग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे यम का। यम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, एक पैकेज है जो लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, कॉन्फ़िगर होता है, ठीक है। तो हम यम कमांड का इस्तेमाल करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। यहां पे HTTPD जो है ये बाय डिफॉल्ट अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करता है, क्योंकि अपाचे सर्वर ये जो कमांड है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी से डायमंड होता है, डायमंड, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डायमंड, तो ये जो कमांड है ये कमांड अपाचे सर्वर को बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल कर देता है, अपाचे की जो फाइल है उसे बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। ये और किसी फाइल को नहीं करेगा। अगर आप यम इंस्टॉल HTTPD करेंगे तो ये जनरली वहां पे अपाचे की फाइल्स को इंस्टॉल करता है जो बाय डिफॉल्ट है ये लिनक्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंटरनेट पे पैकेज उठाता है एक्चुअली ये वेब सर्वर को रेस्पॉन्स करता है कि कोई वेब सर्वर है वो इंस्टॉल करने के लिए मेरे को मांग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे वेब सर्वर से जहां से रेस्पॉन्स आएगा वो अपाचे होगा, अपाचे की फाइल यहां पे डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है।
तो खैर अपाचे क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब मैं इस कमांड का इस्तेमाल करूंगा होगा yum install httpd और उसके बाद -y लगा दिया करें। -y लगाने से क्या होता है कि आप जब कोई पैकेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो बीच बीच में वो आपसे पूछता है कि क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, प्रोसीड करना है तो यस लिखो, नहीं करना है तो नो लिखो। -y करने का मतलब है कि जहां जहां यस करने के लिए आए ऑटोमेटिक यस कर दे, सारी चीजों को यस कर दे, जो भी बीच में ये पूछे मेरे से उसको यस कर दो, अलाउ कर दो। तो -y आप लगाते हैं, इसका मतलब है बीच में वो अपने आप जहां भी यस मांगेगा आपसे, यस या नो का सवाल आएगा, आपको वहां पे यस करते जाना है, तो इसलिए हम -y लगाते हैं। ठीक है, तो yum install httpd जैसे ही करेंगे सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी, डाउनलोड होकर, और वहां पे आपका अपाचे सर्वर भी डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो आपको दिखेगा, वहां पे डिटेल में नजर आएगा आपको। तो बाय डिफॉल्ट इस कमांड से अपाचे सर्वर हमारी या अपाचे की जो फाइल्स है वो इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब और कौन सी कमांड है? अगर आपने यही जो आपने इंस्टॉल किया है अपाचे की फाइल उसको आपको डिलीट करना है तो कुछ नहीं करना, आप रिमूव कर दें, यानी सारी इजी है, आपको कमांड ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। अब इंस्टॉल किया था, रिमूव कर दो, रिमूव का मतलब रिमूव हो जाएगी, तो कोई मुश्किल थोड़ी है। रिमूव httpd ये आपको लिखना पड़ेगा, httpd, तो ये डी आपको लिखना है httpd, और ये करने से वो चीज रिमूव हो जाएगी। ठीक है, आप -y लगाना चाहते हैं लगा दें, नहीं लगाना है तो ना लगाएं। बीच में कुछ आएगा तो आप खुद से मैनुअली भी वहां पे यस या नो कर सकते हैं। y लिखेंगे यस हो जाएगा, एन करोगे नो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब आपने कोई फाइल इंस्टॉल कर लिया सपोज, अब आप उसे अपडेट करना चाहते हो कि भैया ये पता नहीं कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, मुझे नहीं पता, जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें इसे अपडेट कर दो। यानी अगर कुछ अपडेट भी करना है तो आप yum अपडेट httpd कर सकते हैं। तो वो भी बड़ी सिंपल सी बात है, आपने अपडेट करना है तो आप अपडेट लिख दो। इससे आसान क्या होगा आप खुद ही बताइए, इससे आसान कमांड्स क्या होंगी? लिनक्स से जो इतना डर लगता है हमें, अपडेट करना है अपडेट लिख दो, रिमूव करना है रिमूव कर दो, यम तो आपको लिखना ही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यम आपको लिखना है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फिलहाल बेसिक के लिए हमें यम कमांड याद रखनी है, मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। लिनक्स पे आप काम करेंगे आपको यम इंस्टॉल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही आप काम करें, यम इंस्टॉल करें, यम रिमूव करें, यम अपडेट करें। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया, अपडेट करेंगे तो ये सारी फाइलें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। अब जब ये सारी फाइलें इंस्टॉल हो जाती हैं तो क्या, अब वो फाइलें इंस्टॉल तो हो गई, लेकिन विंडो में हमने सपोज करें कोई सॉफ्टवेयर चला दिया, ठीक है, बट उस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट तो करना पड़ेगा, खोलना तो पड़ेगा, उसको ओपन करके उसको स्टार्ट करने का कोई बटन है तो स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो सॉफ्टवेयर रन करेगा, राइट। ऐसे यहां पर हमारा जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है उसे हमें इंस्टार्ट करना पड़ता है, हमें उसे एक्टिव स्टेट में लाना पड़ता है, क्योंकि वो इंस्टॉल तो हो गया है, बट अगर हम उसे ओपन करना चाहते हैं, उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी कमांड होती है। वो कमांड क्या होती है? सर्विस, क्योंकि अब आप सर्विस को चालू करना चाहते हो। आपने जो भी सर्विस इंस्टॉल की है, मैंने यहां पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, जो लोग नॉन टेक्निकल है, अपाचे, ठीक है, अपाचे सर्वर होता है, ये बाय डिफॉल्ट यहां पे इंस्टॉल हो जाता है इस कमांड से। तो अपाचे सर्वर जो है, अब मैं उसे स्टार्ट करना चाहता हूं, एक्टिव स्टेट में लाना चाहता हूं, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट में लाने के लिए क्या लिखना है इस बार? सर्विस HTTPD। HTTPD किसके लिए होता है? बाय डिफॉल्ट अपाचे के लिए होता है, बस दिमाग में इतना डाल लो, ठीक है। अपाचे इंस्टॉल हुआ है तो अपाचे को स्टार्ट भी करोगे तो क्या लिखोगे? HTTPD लिखोगे आप, ठीक है, यम नहीं लिखोगे। यम तो एक सॉफ्टवेयर है जो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने में काम आता है। अपाचे के लिए कौन सी कमांड है? HTTPD। तो अपाचे स्टार्ट करने के लिए भी HTTPD लिखना पड़ेगा, अपाचे ना लिखकर आपको ये लिखना है, आप इतना समझ लो, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखो सर्विस HTTPD स्टार्ट, या उससे पहले आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। आप जब स्टेटस चेक करोगे ना, यहां पे इनएक्टिव लिखा आएगा, तो आप स्टेटस के बाद कमांड लिखो स्टार्ट, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, फिर क्या करना है? फिर अगेन सेम काम, सर्विस HTTPD
स्टेटस का मतलब भैया मुझे स्टेटस बताओ, ये वाला जो सॉफ्टवेयर था ये चालू हो गया, एक्टिव हो गया कि नहीं हुआ है। आप स्टेटस लिखोगे, स्टेटस आ जाएगा, वहां पे हरे रंग से आपको एक्टिव लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब ये सर्विस मेरी चालू हो चुकी है। अब मैं इसमें कोई इसको वेब सर्वर बनाना चाहता हूं, कुछ और बनाना चाहता हूं, मैं बना सकता हूं, मेरा सर्वर रेडी है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जैसे विंडोज के केस में हम क्या करते हैं, जिन लोगों ने मेरे से AWS पढ़ा है उन्हें पता होगा कि विंडो के केस में हम क्या करते थे, विंडो सर्वर पहले 2012 इंस्टॉल करते थे, एक मशीन पे उसका RDP लेते थे, फिर वहां पे वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करते थे। जिन लोगों को याद हो, याद आ रहा है आपको, मैं सर्वर मैनेजर में जाता था, वहां पे रोल एंड फीचर्स में जाता था और वहां पे वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करता था जब भी कोई आपको टेस्टिंग करके दिखाता था विंडोज सर्वर पे। ऐसे यहां पे वो काम करना है तो आप पहले इंस्टॉल करोगे, क्या इंस्टॉल करोगे, yum install httpd, इससे यहां पे एक सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, अपाचे सर्वर। अब आप उसे वेब सर्वर बना के वेब सर्वर की तरह काम कर लो, कुछ और कर लो, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कमांड आपको समझ आ गई। सर्विस HTTPD से स्टार्ट हो जाएगी, ये सर्विस जो आपने इंस्टॉल की है, अपाचे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटस से चेक हो जाएगा वो स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। चेक कॉन्फ़िग, ये कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, अब देखें, आपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने सर्विस HTTPD स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया। अब आपने शाम को जब अपनी काम पूरा कर लिया, आपने मशीन को ऑफ ऑन वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, शट डाउन कर दिया। ठीक है, आपने मशीन को शट डाउन कर दिया। अब नेक्स्ट डे आके जब आप अपनी मशीन रीस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, ये मशीन जो है, ये जो सर्विस है, ये अपने आप स्टॉप हो जाएगी। मशीन पूरा, जब कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर चलता थोड़ी रहेगा, वो भी बंद हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बंद हो गया। समझ आ रही है बात। अब मैं चाहता हूं अगले दिन आकर जब मैं अपने लैपटॉप को ओपन करूं तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप चल जाए, हर बार आके मुझे चलाना ना पड़े। सपोज करें मेरे को डेली उसी पे काम करना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर मुझे बार बार आके ऑन ना करना पड़े, जैसे ही मैं मशीन ऑन करूं वो अपने आप ऑन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है आपको ये कमांड चलानी है, चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन। ऐसा करने से अब अगली बार जब भी आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करोगे, अगर आपने स्टॉप करके छोड़ दिया था उसे 2 दिन 3 दिन बाद आप अपनी मशीन को ऑन करोगे, अपने लैपटॉप को ऑन करोगे या अपने सर्वर को क्लाउड पे ऑन करोगे, तो अपने आप HTTPD जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा करने के लिए ऑटोमेशन लगा दिया हमने कि ऑटोमेटिकली हर बार जब भी मशीन ऑन हो तो वो हमारा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, हमारा सर्वर, अपाचे सर्वर अपने आप स्टार्ट हो जाए, मुझे ये सर्विस कमांड ना चलानी पड़े हर बार, सर्विस HTTP स्टार्ट ये ना चलानी पड़े हर बार। तो आप उसके लिए चेक कॉन्फ़िग HTTPD ऑन कर दो। बाय डिफॉल्ट अब जब भी आप कभी सर्वर को ऑन किया करोगे उसको अपने आप ये बैक एंड पे स्टार्ट हो जाया करेगा। ठीक है, अब इस चीज को आप बंद करना चाहते हो कि नहीं अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है फ्यूचर में कभी, तो आप ऑफ लगा दो, ये ऑफ हो जाएगी सर्विस। अब मैनुअली आपको हर बार उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं, जैसे विच है, हु एम आई है, इको भी है, इको की बात करेंगे। अच्छा, यम लिस्ट इंस्टॉल क्या है, इस यम लिस्ट इंस्टॉल का मतलब है जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। आप किसी एक सॉफ्टवेयर को चेक करना चाहते हो वो है कि नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके लिए विच कमांड होती है, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा विच और मैं लिखूंगा यहां पे, सपोज मैंने लिखा शेफ, तो क्या शेफ मुझे नजर आएगा, क्योंकि शेफ सॉफ्टवेयर हमने नहीं इंस्टॉल किया हुआ, उसका पैकेज हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन हम करेंगे ट्री, क्योंकि ट्री की कमांड भी मैं आपको आज करके दिखाऊंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा ट्री, तो मुझे ट्री नजर आएगा, ट्री का मुझे लोकेशन नजर आएगा। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी एक पैकेज को आप चेक करना चाहते हैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है, तो विच कमांड का आप इस्तेमाल करके उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख दें, आपको पता चल जाएगा वो लिनक्स में इंस्टॉल है या नहीं है। नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लें। फिर अगेन वही होगा, यम इंस्टॉल। अब जैसे यहां पे HTTP लिखा है, मैं लिखूंगा यम इंस्टॉल ट्री, जैसे ट्री लिखूंगा ट्री के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। बड़ा सिंपल है, हर बार यम कमांड लगानी है आपको। ठीक है, तो कुछ मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो ये बात समझ आ गई। हु एम आई का मतलब है, अगर ये कमांड आप चलाते हैं तो ये आपको बताएगा कि मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आप रूट यूजर हो। ठीक है, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो फिर वो आपको नॉर्मल यूजर का आउटपुट देगा। तो आपको अगर ये चेक करना है मैं रूट यूजर हूं, मैं नॉर्मल यूजर हूं, तो कमांड है हु एम आई। बताओ इससे आसान क्या होगा, मतलब भी इसका यही है, मैं कौन हूं, है ना। तो लिनक्स यार बड़ा इजी है, इसमें कमांड्स एकदम बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। जिन बातों को हम समझते हैं वही हमने यहाँ पे कमांड्स के नाम दिए हैं, तो मुश्किल नहीं है। इको कमांड का क्या इस्तेमाल है अब ये देखते हैं। अब सपोज करिए आप कि आपने कोई बंदा जो है
वो आपकी मशीन को ही कंसोल लेके बैठा है, यानी आपकी मशीन जो है वो कई बंदे क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टी यूजर एनवायरनमेंट होता है लिनक्स के अंदर, एक ही सीपीयू से बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो उनको अगर आप कोई मैसेज पास करना चाहते हो, उन्हें आप मैसेज दिखाना चाहते हो, या आपने जो अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, आपने सपोज कोई प्रोग्राम लिखा है, कोई स्क्रिप्ट आपने लिखी है, वहां पे आप चाहते हो कि ये मैसेज निकल के आए, बाहर आए, ये मैसेज दिखे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इको कमांड का। इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब क्या होता है? गूंजना। अगर मैंने बोला हेलो तो मुझे वहां से भी आवाज गूंजती हुई वापस आती है पहाड़ों पे। पहाड़ों पे इको का मतलब होता है कि एक आवाज गई, वही गूंजती हुई वापस आपके पास आ रही है। तो यही हमारा इसका मतलब है। इको मैसेज होता है, मैसेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए, अगर वो मैसेज हम शो करना चाहते हैं किसी बंदे को, किसी ने हमारी स्क्रीन अगर शेयर की हुई है, सपोज मैं भी चला रहा हूं अपने सिस्टम को, मेरा ही एक स्क्रीन लेके दूसरा बंदा भी चला रहा है, मेरी मशीन का कंसोल लेके वो भी चला रहा है, तो मैं अगर इको कमांड चलाऊंगा तो उसको वो मैसेज वहां पे शो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इको लिखना है और डबल कॉमा लगा के, इन्वर्टेड कॉमा लगा के आपको कुछ भी लिखना है, हेलो, और ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक मैसेज की तरह कैलकुलेट होगा, एक मैसेज की तरीके से जाएगा, और इको होने पर आपको आउटपुट में नजर आएगा हेलो। इसका मतलब यह हेलो अब दिख रहा है, उस बंदे को भी दिख रहा होगा जो जिसने आपकी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है। इसी तरीके से अगर ये कमांड आपने अपनी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है तो वहां ये मैसेज निकल के आ जाएगा, हेलो मैसेज आपको दिखेगा। या वहां पे आपको वार्निंग देना चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये रिस्क हो सकता है, तो आप इको मैसेज वहां पे डाल दें, इको कमांड के साथ वो मैसेज वहां पे नजर आ जाएगा। तो इको का ये पर्पज होता है, ठीक है। तो इको कमांड, एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इको कमांड से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी अब तक हमने फाइल क्रिएट करने के 4 तरीके सीखे थे। कैट हमने सीखा है, टच सीखा है, वीआई सीखा है, नैनो सीखा है, लेकिन इको से भी हम किसी फाइल को या मैसेज को किसी फाइल में, नई फाइल बना के उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसका क्या तरीका है अब वो देखते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे इको, और यही इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको लिखना है वो मैसेज आप लिख दें। सपोज आपने लिखा वेलकम, और इस मैसेज को किस फाइल में आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? रीडायरेक्ट करना, मैंने आपको बताया था। तो मैं कहता हूं यहां पे फाइल Z, आप इस फाइल के अंदर इसको डाल दो। अगर ये फाइल पहले से बनी हुई है तो उसी के अंदर ये मैसेज अपडेट हो जाएगा, अगर फाइल Z के नाम से कोई है। लेकिन अगर नहीं है तो ये पहले एक नई फाइल क्रिएट करेगा और उसमें इस मैसेज को सेव कर देगा, वेलकम को। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप कैट कमांड दें और आप फाइल Z करें, आपको आउटपुट में इसका नजर आएगा वेलकम लिखा हुआ। या आप अगर ls कमांड चलाएंगे तो भी आपको फाइल Z नजर आएगी। इसका मतलब इको कमांड से फाइल भी क्रिएट हो सकती है। कुछ नहीं करना, मैसेज लिखो और रीडायरेक्ट कर दो उसे उसमें जहां उसको आप सेव करना चाहते हो। कोई पहले से फाइल है तो वो नाम डाल दो, नई फाइल बनाना है तो नई फाइल का नाम लिख दो, वहां पे आप उसको, वो मैसेज आपका सेव हो जाएगा। अब फ्यूचर में अगर आप इसमें मैसेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कैट से भी होता है, सेम कमांड यहां चलेगी। कैट में क्या करते थे आप, अगर आपको पुराने मैसेज में नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आप 2 बार ये ग्रेटर देन का साइन लगाते थे और फिर उस फाइल का नाम लिखते थे, तो आपके पास अब खाली जगह आ जाती थी, आप नया मैसेज टाइप करते थे, वो मैसेज पुराने मैसेज के साथ जुड़ जाता था। याद आ रहा है आपको? सेम काम यहां आपको करना है। आपको यहां इको लिखना है, अपना मैसेज जो नया है वो लिखना है। सपोज करें नमस्ते, आपने लिखा, और अब की बार डबल ग्रेटर देन का साइन लगा के फाइल Z आप कर दें, तो अब क्या होगा, ये मैसेज पुरानी फाइल में ही ऐड हो जाएगा। अब अगर आप इसको कैट करके देखेंगे, कैट फाइल Z, तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा, वेलकम और नमस्ते, दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। पुराने मैसेज के साथ नया मैसेज ऐड हो जाएगा। तो आप इसमें अपने मैसेज को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने को अपेंड कहते हैं टेक्निकली, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये फाइल खाली करनी है तो क्या करना है, तो भी मैं आपको बता देता हूं। अब सपोज इसमें जो मैसेज है मैं उसको खाली करना चाहता हूं, फाइल को एम्प्टी करना चाहता हूं, तो कमांड होगी इको और ग्रेटर देन फाइल का नाम। यानी अब आपको कुछ नहीं लिखना, खाली इको करके फाइल का नाम लिख दें, ग्रेटर देन करके। आप अब जब देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अब आप चेक करेंगे इस फाइल को कैट कमांड से, तो आपको कैट, सपोज मैंने लिखा कैट फाइल Z,
आपको आउटपुट में कुछ भी नजर नहीं आएगा, खाली नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप इको, अगर आप खाली इको कमांड चला देते हैं किसी फाइल के साथ, ग्रेटर देन फाइल जेड कर देते हैं, तो वो फाइल खाली हो जाती है, उसमें जो भी डेटा पड़ा है वो डिलीट हो जाता है। तो इको से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको समझ आ गई। इससे हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मैसेज शो कर सकते हैं, ये मैसेज हमें रिफ्लेक्ट होगा। मैंने हेलो लिखा, हेलो मुझे दिख रहा है, अगर किसी और की स्क्रीन पे भी मेरी किसी ने मेरा कंसोल लिया हुआ है मेरी मशीन का, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको भी ये मैसेज दिखेगा। ठीक है, तो इसके कई सारे पर्पस होते हैं। ठीक है, काफी पॉपुलर कमांड है। ठीक है, तो आपको इसका एक्चुअल यूज इंडस्ट्री में जाएंगे समझ आ जाएगा। इंटरव्यू पर्पस से छोटी मोटी बातें मैंने सारी आपको बता दी हैं कि क्या क्या इससे हम कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा, एक कमांड हमारी होती है ग्रैब कमांड, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ग्रैब कमांड क्या होती है? तो ग्रैब कमांड का पर्पस क्या होता है? ग्रैब कमांड का पर्पस होता है कि आपको आउटपुट में जो भी चीजें, अगर सपोज करें मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ में मैंने भूपिंदर जहां जहां लिखा है वो मुझे नजर आ जाए, या किसी लाइन में भूपिंदर है तो वो मुझे नजर आ जाए, तो मैं स्पेसिफिक फाइल पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि ये भूपिंदर नाम जहां जहां लिखा है वो मुझे आप आउटपुट में दो कि भूपिंदर नाम कहां कहां इस फाइल में मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं ग्रैब कमांड। ग्रैब कमांड क्या करता है? जहां जहां वो चीजें होती है उन्हें फाइंड आउट करके दे देता है। जैसे आप विंडो के केस में कंट्रोल एफ करते हैं, कंट्रोल एफ से क्या होता है? आप फाइंड आउट करते हैं जहां जहां ये इस नाम का फोल्डर पड़ा है मुझे दिखा दो, या इस नाम की फाइल पड़ी है मुझे शो कर दो। वही काम अगर मुझे लिनक्स में करना है तो मैं ग्रैब कमांड का इस्तेमाल करूंगा। अब मैं कहता हूं कि जहां जहां रूट लिखा है, कहां पे, सपोज करें आप इसी के अंदर चले जाएं, इस फाइल के अंदर PASWD, आप इस फाइल में चले जाएं, तो मैं कहता हूं जहां जहां रूट लिखा हुआ है, इस आप पहले रूट, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी में जाएं, ये मेरी टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर etc आपको मिलेगा। ठीक है, etc नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर आपको पासवर्ड नहीं है, सॉरी, मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए ऐसा कह सकते हैं। तो पासवर्ड आपने जो PASSWD है, इस नाम की डायरेक्टरी होगी, उसमें आप चेक करें रूट जहां जहां लिखा है वो मुझे हाईलाइट करके दे दे कहां कहां रूट लिखा है। बहुत सारे काम हो सकते हैं, मैं सर्च करना चाहता हूं कहां मेरी चीज गलत है या कहां वो चीज लिखी है, वॉटएवर, तो वो चीज सर्च करने के लिए मैं ग्रैब कमांड का इस्तेमाल करता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत यूज होती है, क्योंकि किसी भी फाइल में आपको अपना एरर फाइंड आउट करना है, चेक करना है मैंने यार ये टर्म कहां इस्तेमाल की है, आप ग्रैब का इस्तेमाल करें और उसका रूट बता दें, रास्ता बता दें कि किस फाइल की बात कर रहे हैं। तो आपको वो एग्जैक्ट पाथ देना पड़ेगा कि आप किस फाइल में ढूंढना चाहते हैं इस चीज को, तो वो आपको जरूर बताना पड़ेगा। तो ये हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगा, क्योंकि रूट डायरेक्टरी में जाऊंगा मैं पहले, उसके अंदर कोई डायरेक्टरी पड़ी होगी उसमें जाऊंगा, और उसके अंदर जो डायरेक्टरी पड़ी होगी उसमें जाऊंगा, और फिर मैं उसे सर्च करूंगा, या कोई फाइल पड़ी है तो उस फाइल में जाऊंगा और उसको सर्च करूंगा। तो आपको आउटपुट में जहां जहां भी रूट लिखा हुआ होगा वो नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्रैब कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, तो इसका यूज भी हमने समझ लिया है कि ये कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके बाद एक कमांड और होती है सॉर्ट कमांड, ये भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी कमांड्स हैं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सॉर्ट कमांड, सॉर्ट और ग्रैब। ठीक है, ये भी हमने आज ही डिस्कस कर लिए। तो सॉर्ट कमांड क्या होता है कि सपोज आपने कोई फाइल लिखी है, आपने लिखा भूपिंदर और वेलकम इंडिया सॉफ्टवेयर, इस तरीके से कोई फाइल लिखी है, तो आप अगर इसे सॉर्ट कमांड लगा देंगे तो क्या होगा कि वो जो फाइल है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, यानी जो उसका आउटपुट आएगा उसमें सबसे पहले बी वाला अल्फाबेट, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है, ये आएगा, फिर बी के बाद आई से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो आएगा, फिर एस से आएगा और फिर डब्ल्यू से आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएगा। अगर किसी भी फाइल को, डेटा को आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो सॉर्ट कमांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम एक कमांड चलवाई थी, लेस कमांड चलवाई थी, मोर कमांड चलवाई थी, तो ये कमांड भी हम चला के देखेंगे। और इससे बाहर आने का तरीका होता है क्विट। ठीक है, लास्ट टाइम अगर किसी को कोई इश्यू आया था तो आप क्यू टाइप करेंगे। ठीक है, लेस से आने के लिए बाहर आप क्यू टाइप करेंगे। इससे होता क्या है कि इससे आपको एक पेज पे सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट की दिख जाती है। मोर से क्या होगा, पेज बाय पेज आपको दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से कमांड होती है हेड से क्या होता है, टॉप शुरू की 10 जो लाइन है आपको डॉक्यूमेंट की वो नजर आएंगी। टेल से क्या होगा,
आखिर की जो 10 लाइन है वो नजर आएंगी। तो ये सारी कमांड्स है, तो मेरे ख्याल से हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए हम सीधा लैब पे चलते हैं और ये मैं आपको फटाफट से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो आ गए हैं जी हम अपनी लैब के ऊपर, और अब जल्दी से सर्विसेज में चलते हैं और यहां से EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूं मैं। रनिंग इंस्टेंस में जाइए, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए और यहां आप अमेजन लिनक्स 2 ले लीजिए। तो लीजिए जी, आ गए हैं हम अपने अमेजन के लिनक्स मशीन के ऊपर। पुट्टी के थ्रू मैंने इसको एक्सेस किया है। ये अभी छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ जाके अपीयरेंस में जाइए, चेंज करिए और यहाँ फॉन्ट साइज़ 18 कर दो और ओके करके अप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। EC2-यूज़र, स्मॉल लेटर्स में ही सब कुछ करना है। और ये देखें जी, मैं लॉगिन हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, अभी मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, EC2 यूज़र हूँ, मुझे रूट यूज़र बनना है। तो सूडो SU आप कर दें और एंटर करें। तो मैं देखें रूट यूज़र बन गया, रूट यूज़र में बन चुका हूँ। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, पहले जल्दी से कुछ फाइल्स बना लेता हूँ जो मुझे काम आएंगी। तो मैं टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, एक साथ 3 फाइल बना देता हूँ मैं, या फाइल 4, 4 फाइल बना देता हूँ। तो चारों फाइल मेरी बन गई। मैं LS करके देखता हूँ, ये देखिए मेरी चारों फाइलें बन चुकी हैं। इसी तरीके से मैं अब डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी dir-a, dir-b, dir-c, 3 डायरेक्टरी मेरी बना दो। तो एंटर करिए। तो देखें ये मेरी डायरेक्टरी भी बन गई है। तो कैसे पता चलेगा, LS करिए, अब की बार आपको डायरेक्टरी भी नज़र आएंगी। ये देखें 3 डायरेक्टरी नज़र आ रही हैं और 4 फाइल नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं यम का। अभी मैं आपको एक यम का ज़रा अपडेट करके यहाँ पे दिखाता हूँ, यम अपडेट -y। ऐसा करने से क्या होगा, मेरी जितनी भी फाइलें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो भी पुरानी फाइलें थी उसमें जितनी भी अपडेट करने की ज़रूरत है, इस लिनक्स मशीन को जितनी भी अपडेट करने की ज़रूरत है, मैंने नॉर्मल अपडेट लगाया है, मैंने आगे कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब जो भी इस मशीन में अपडेट हो सकता है वो आप अपडेट कर दो। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल्स आई हैं, नई फाइल्स आई हैं, आप वो अपडेट कर दो। तो मैं -y लगाने का मतलब है बीच में जितनी बार भी ये यस पूछेगा, मुझे बार बार y नहीं लिखना पड़ेगा, अपने आप ये y कर देगा, यस कर देगा। तो मैं एंटर करता हूँ। ये देखें सारे पैकेज इंस्टॉल हो गए जी, जितने भी थे पाइथन के, कर्नल के, है ना, आपको देखें सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये जितनी भी फाइल्स की ज़रूरत थी ये सारी अपडेट हो रही हैं। देखें ये सारी अपडेट हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये अपडेट हो जाएंगी। देखिए सारी फाइलें जितनी भी इस फाइल में अपडेट करने की ज़रूरत थी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये सारी फाइलों को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। एक बार एंटर दबा देते हैं, तो देखिए एंटर दबाते ये और फाइल जल्दी से कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया जी कंप्लीट। तो सब कुछ अपडेट हो चुका है। अगर मैं अब दोबारा ये कमांड चलाऊँगा ना, आप देखें अगर आपकी मशीन अपडेट होगी पहले से तो वो मैसेज दे देगा आपको। देखिए अब मैं दोबारा से करता हूँ, देखें अब की बार यह कह रहा है कि आपके सब कुछ अपडेट है, नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपडेट करने के लिए रह गया हो, आप सब कुछ पहले से कर चुके हो। तो अगर आप लिनक्स में ये फ़ायदा है कि बार बार वो कमांड रन नहीं करती है, कोई चीज़ पहले से अपडेट हो चुकी है तो वो दोबारा नहीं करेगा, वो बता देगा आपको कि वो अपडेट हो चुका है। तो मैं Ctrl-L करके क्लियर कर देता हूँ। अब जरा मैं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी बना लेता हूँ, जिसका मुझे अभी काम आएगा। तो मैं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाने का पहले तरीका क्या आप बताएं, आप खुद बताएं। यहाँ पे -p लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बताया जिन्होंने बताया। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ डायरेक्टरी 1 और उसके अंदर मैं बनाता हूँ डायरेक्टरी 2 और उसके अंदर मैं बनाता हूँ डायरेक्टरी 3। ठीक है, मैं ये 3 डायरेक्टरी बना लेता हूँ, मतलब एक के अंदर एक है। ये डायरेक्टरी 1 के अंदर डायरेक्टरी 2 बनी हुई है और डायरेक्टरी 2 के अंदर डायरेक्टरी 3 है। तो ये भी मैं बना लेता हूँ। क्यों बना रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। तो मैंने ये बना लिया, मैं LS करता हूँ। तो मुझे देखें डायरेक्टरी 1 नज़र आ रहा है, 2 और 3 नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि 2 तो डायरेक्टरी 1 के अंदर है और 3 डायरेक्टरी 2 के अंदर है। तो वो अभी आपको नज़र नहीं आएंगे, खाली डायरेक्टरी 1 आपको नज़र आएगी। और ये सब अभी हमने पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हम एक कमांड चलाते हैं यहाँ पे, ट्री कमांड।
ठीक है, जिसकी मैंने अभी थ्योरी में बात भी की थी। ट्री कमांड क्या होती है, देखिए अगर मैं इसे चलाऊंगा ना तो ये मुझे एरर देगा, ये देखें कि ये कमांड ही नहीं है भाई साहब हमारे पास। तो अब मैं पहले ट्री कमांड को कैसे इंस्टॉल करूंगा, वही तरीका है, मैंने बोला यम आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, यम इंस्टॉल ट्री, बस सिंपल सी बात है, वो ट्री को इंस्टॉल कर देगा। और उसके बाद आप -y लगा दें तो उससे जितनी भी बार उसे यस करना होगा वो अपने आप कर देगा। आप एंटर करें तो ये देखें जी, ट्री की फाइलें भी डाउन इंस्टॉल हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ना ट्री, तो देखें क्या आउटपुट आ रहा है, ये देखें, देखें आप क्या आउटपुट आया। मेरे पास ये जो डॉट है ये रूट है, रूट के अंदर मेरे पास क्या क्या है आप देखें, डायरेक्टरी 1 है, डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 बनी हुई है और 2 के अंदर 3 बनी हुई है। इसी तरीके से डायरेक्टरी ए है, बी है, सी है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, यानी जो भी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं वो ट्री की फॉर्म में नजर आएंगी। इससे फायदा ये होता है कि देखो ये बड़ा क्लियरली यहाँ पे सब नजर आ रहा है कि डायरेक्टरी 1 के अंदर 2 बनी हुई है और 2 के अंदर 3 बनी हुई है। तो ट्री से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, आपको वही एलएस वाली जो तरीका है ना, जो एलएस में नज़र आता है कितनी फाइल है कितनी डायरेक्टरी हैं, वही आपको यहाँ भी नज़र आएगा, पर यहाँ पे ट्री की फॉर्म में नज़र आएगा। तो इससे ईजी हो जाता है कि कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या बना हुआ है, ये हमें बड़ा ईजिली दिख जाता है। तो ट्री कमांड भी आई होप आपको समझ आ गई होगी कि भैया ट्री का क्या इस्तेमाल है, तो इससे अब आपको कोई मसला नहीं हो रहा होगा। अब कंट्रोल एल करके ज़रा क्लियर कर देते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड की बात करते हैं, ग्रैप। ग्रैप क्यों इस्तेमाल होता है, ग्रैप इस्तेमाल होता है अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्ड फाइंड आउट करना है। जैसे मैं कहता हूँ जी ये रूट जहाँ जहाँ भी लिखा है ना, इसके अंदर मेरे टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी जो मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है उसके अंदर मेरा etc नाम का डायरेक्टरी है, और उसके अंदर मेरे पास एक डायरेक्टरी होती है बाय डिफ़ॉल्ट PASSWD, तो ये होती है मेरे पास। इसके अंदर जहाँ जहाँ रूट है वो आप मुझे निकाल के दो, तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखें जी मेरे पास जहाँ जहाँ रूट लिखा हुआ आएगा वो हाईलाइट कर दिया उसने रेड कलर से और बता दिया जी यहाँ जहाँ रूट लिखा हुआ है। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, तो मैं सिर्फ इसका इतना ही इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ, आप भी इतना ही सीखें। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप गूगल करके इसकी डिटेल में जाएं और 10 कमांड चला के देखें, ग्रैप से रिलेटेड बहुत सारी कमांड होती हैं वो आप 1 बाय 1 चलाएं, पर फिलहाल आप उतना सीखें जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट टाइम ना एक कमांड मैंने चलाई थी लेस, तो लेस जरा मैं चला के देखता हूँ, और यहाँ पे लेस में मैं etc, मैं इसी फाइल की बात कर लेता हूँ जो अभी मैंने पिछली करी है। अच्छा, यहाँ पे ना बार बार आपको कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एरो की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें ये आ गया। अब इससे बाहर आने का तरीका क्या है, आप Q दबा दें, ठीक है, ये देखें मैं बाहर आ गया, ठीक है, मैंने Q टाइप कर दिया कीबोर्ड का तो मैं बाहर आ गया। तो ये तरीका है लेस से बाहर आने का। लेस में क्या दिखाया आपको कि भैया मेरे एक पेज पे जितनी भी ये जो पूरी फाइल थी ना वो नज़र आ गई थी मुझे। अब मैं कहता हूँ मोर करके दिखाओ मुझे सेम चीज़, तो आप यहाँ पे एक काम करें, मैं कीबोर्ड का जो एरो वाले की होते हैं, मैं ऊपर की साइड वाला एरो का की दबा रहा हूँ, तो देखें ये सारी कमांड जो जो पहले आप टाइप कर चुके हैं वो नज़र आ जाएंगी। अप एंड डाउन एरो की आपको दबाना है, तो अब जो भी आप कमांड में चेंज करना चाहते हैं वो आप उस कमांड का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैं इसी कमांड में बस यहाँ पे क्या करता हूँ, मोर कर देता हूँ कि भैया आप जो है मोर यहाँ पे लिख दें, तो मैंने मोर लिख दिया जी। अब मैं मोर चलाता हूँ तो ये देखें मोर पे भी मेरे पास ये सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है। अब मैं इसे कंट्रोल एल करके क्लियर कर देता हूँ तो ये भी हो गया। तो लेस हो गया, मोर हो गया, हेड में लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ। अब मैं ज़रा सॉर्ट भी आपको बता दूँ सॉर्ट क्या होता है। तो सॉर्ट के लिए काम करते हैं, पहले ना अपनी जो फाइल बनी हुई है उसी में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कैट और ग्रेटर देन फाइल 1 मैंने बनाई हुई है तो इसी में चल के कुछ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 बार ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग फाइल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो नमस्ते सॉफ्टवेयर डेवॉप्स AWS उबुंटू पाइथन जावा और नॉर्टन एंटीवायरस और टेक्निकल गुफ्तगू भूपेंद्र राजपूत, ये मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब मैं एंटर करके कंट्रोल D करता हूँ, मैं बाहर आ गया।
ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ लिखी है ना, मैं चाहता हूँ ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप सेट हो जाए। जैसे एच है, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट एन है, नेम नमस्ते का, सॉफ्टवेयर का एस है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, सॉर्ट, और आप फाइल का नाम लिख दें, फाइल 1। आप देखें ये अपने आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। ये देखें ABDHJNN पाइथन। अच्छा एन दो बार आया, लेकिन NA जो है, पहले एन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन उसके बाद कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है, ए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है। तो नमस्ते पहले आएगा और ओ वाला बाद में आएगा, क्योंकि NA जो है वो पहले है। तो इस हिसाब से सॉर्ट करते हुए इसने देखा सारी चीज़ों को क्लियरली आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दे दिया। तो ये सॉर्ट की कमांड होती है। छोटी छोटी कमांड्स हैं, इसलिए मैं आपको कराए जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा हम कमांड यूज़ करके देखते हैं होस्ट नेम। तो भैया होस्ट नेम का मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि होस्ट नेम क्या होता है, ठीक है। अब ज़रा यहाँ रियल टाइम में देख लेते हैं। देखो मैंने होस्ट नेम लिखा, इसने मुझे क्या दिखाया, भैया आपका ये आईपी है, एशिया पैसिफिक साउथ में हो, और ये आपकी मशीन का नाम है। एक्चुअली ये मेरा पूरा डीएनएस है एक्चुअली, ठीक है ना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने अकाउंट में चल के। ये देखें ये मेरा पूरा डीएनएस है, ठीक है। वही डीएनएस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा होस्ट नेम हो गया। मैं कहता हूँ होस्ट नेम -i आप कर दें, तो मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस दिखेगा। ये देखें मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देखना चाहते हैं तो होस्ट नेम -i कर दें। आप सारी डिटेल देखना चाहते हैं आईपी एड्रेस से रिलेटेड, तो क्या कमांड है, ifconfig, ठीक है। मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ये देखें सारी डिटेल आ जाएगी जी, ठीक है। ifconfig में सारी डिटेल आ जाएगी। आपका आईपी एड्रेस क्या है, ये देखें ये रहा आपका आईपी एड्रेस, ठीक है। और आपका नेट मास्क क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, आपका इंटरफेस क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो ifconfig कमांड होती है। जैसे विंडोज़ में, मैं आपको विंडोज़ में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और मैं यहाँ पे CLI मैं आपको दिखाऊँ, कमांड प्रॉम्प्ट CMD, और मैं ओपन करूं तो आप देखें यहाँ पे मैं ipconfig/all करता हूं, तो ये देखें मेरे पास सारी डिटेल आ गई विंडो के अंदर। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपने लिनक्स में देखना है तो आप ये कमांड चला सकते हैं ifconfig, ठीक है। तो ये भी आपकी सिंपली चल जाएगी, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब इसके बाद कमांड देखते हैं हम कि अगर हमने हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन देखना है तो कैसे देखेंगे। इंटरव्यू में कोई आपसे पूछ सकता है, तो आपने कैट लिखना है, क्योंकि कैट से आप अपनी फाइल को देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। अब कैट में आपने जो पाथ है वो बताना है। पाथ क्या होगा, पहले टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी यानी फॉरवर्ड / लगाओ, फिर लिखो etc, ये पाथ फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको यही पाथ लिखना पड़ेगा जो मैं लिख रहा हूँ, etc/os-release, ठीक है। ये आप लिखें कि भैया मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का रिलीज वर्जन क्या है, मुझे आप दिखा दो। आप एंटर करिए। ये देखें जी सारी डिटेल आ गई। अमेजन लिनक्स मशीन का नाम है, वर्जन उसका 2 है, ये सेकंड वर्जन है। CentOS आईडी लाइक क्या है, CentOS RHEL फेडोरा, इनमें से कुछ है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, फेडोरा का भी हो सकता है, ये एक्चुअली फैमिलीज हैं। और प्रैक्टी नेम क्या है, अमेजन लिनक्स 2 है। ANSI कलर क्या है, ये है। तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पे आपको अपने वर्जन के रिलीज की नज़र आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे को ये पूरा याद नहीं है, मुझे सिर्फ इतना याद है कि OSREL करके कुछ होता है, तो आप शिफ्ट दबा के स्टार दबा दें। तो ये देखें अब मैं एंटर करूं, सेम रिजल्ट मिल रहा है मुझे। देखें क्यों, क्योंकि स्टार का मतलब है कि इससे आगे की जो भी कमांड है वो खुद पूरी कर दो, और इससे रिलेटेड जो भी है वो आप मुझे आउटपुट में दे दो, अगर ऐसी कोई कमांड बनती है, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो, इवन आप ऐसे भी दे सकते हो। आप Ctrl L कर लेता हूं मैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे REL लगाया, अब आप स्टार्टिंग में भूल गए कि OS लिखना है, तो आप स्टार्टिंग में भी स्टार लगा दो, आप स्टार्टिंग में भी स्टार लगा दो और एंटर करो। ये देखें अब भी वही आ रहा है। तो आप अगर पूरी फाइल का नाम नहीं जानते तो आप स्टार लगा दें उस फाइल के अंदर के वो वर्ड लिखकर जो आपको याद है, और आप स्टार लगा के उसे सर्च करें, आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब ज़रा हम आते हैं जी, इसे भी Ctrl L करते हैं और इम्पॉर्टेंट काम पे कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं। तो मैंने आपको वो यम इंस्टॉल वाली जो बातें अभी बताई थी उनको देखते हैं। यम इंस्टॉल HTTPD-y, ठीक है जी।
ये कमांड में सब लिखवा चुका हूँ, तो अब आप ये ना पूछें कि क्या लिखवा दिया। अब मैं देखें एंटर करता हूँ, तो ये देखें पैकेज इंस्टॉल होने लगे। ठीक है जी, मेरे पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। और ये अब पैकेज इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या इंस्टॉल हुआ है। तो मैं कंट्रोल एल कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ सर्विस HTTPD स्टेटस। ये देखें क्या आ रहा है, HTTP सर्विस कौन सी है, अपाचे HTTP सर्वर है, लेकिन क्या है वो इनएक्टिव है, डेड है, अभी एक्टिव नहीं किया हुआ आपने। ठीक है, और सर्वर बाय डिफॉल्ट कौन सा इंस्टॉल हुआ है, अपाचे हुआ है, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, और वो अभी क्या है, इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने अब इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव कैसे करोगे आप, सर्विस HTTPD स्टार्ट। ठीक है, अब ज़रा हम चेक करें, दोबारा से वही कमांड चेक करते हैं। एरो की का इस्तेमाल करके मैं जा रहा हूँ, एंटर करें। ये देखें जी, ग्रीन कलर से साफ साफ नज़र आ रहा है एक्टिव है और रनिंग है। तो मशीन आपकी क्या हो गई, चालू हो गई है। बात समझ आ रही है आपको। तो ये तरीके हैं कुछ मशीन को चालू करने के, जो आपने पैकेज इंस्टॉल किया है वो रन हो जाए, एक्टिव हो जाए, एक्टिव स्टेट में आ जाए, तो वो आपने ऐसे करना है। अब अगर कुछ अपडेट करना है आपने, अब यही पैकेज जो आपने इंस्टॉल किया है अपडेट करना है, तो आप यम अपडेट और यहाँ पे HTTPD जो आपने इंस्टॉल किया है उसे आप अपडेट करना चाहते हैं कि भैया अपाचे सर्वर की कोई नई फाइलें आई हो तो वो भी आप अपडेट कर दो। -y लगाने का मतलब बीच में जहाँ जहाँ येस पूछेगा येस हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें जी, अभी सारे ये कह रहा है जी सारे पैकेज आप ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इन्हें रिमूव कर देता हूँ, यम रिमूव HTTPD और -y भी लगा देते हैं। तो ये देखें जी, ये सारा पैकेज जो है इसने रिमूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया है, कंट्रोल एल करते हैं। अगर अब मैं यहाँ पे देखूंगा स्टेटस, अपना सर्विस स्टेटस देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या आ रहा है, कुड नॉट बी फाउंड, फाउंड ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने डिलीट कर दिया वो पैकेज। तो अब वो पैकेज दोबारा इंस्टॉल करना है, दोबारा वही कमांड है, यम इंस्टॉल HTTPD-y, एंटर करें, दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखें दोबारा इंस्टॉल हो गया, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लें स्क्रीन को। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको अगेन सर्विस को स्टार्ट करता हूं, सर्विस HTTPD स्टार्ट, एंटर करें, ये स्टार्ट हो गई। अब आप स्टेटस चेक भी कर लें चाहें तो, ये देखें जी एक्टिव है। ठीक है, तो ये दोबारा एक्टिव हो गया। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, रिमूव करना, अपडेट करना आ गया होगा। ठीक है, इसी को आप बार बार इस तरह की कमांड्स को ना आप इस्तेमाल करना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब अच्छा मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूँ, इस सर्विस को स्टॉप करना है मेरे को, तो कैसे करेंगे, सर्विस HTTPD स्टॉप लिख दो आप, तो ये स्टॉप हो जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी, एंटर करें। ये देखें स्टॉप हो गई। चेक करनी है आप दोबारा स्टेटस चेक कर लो, ये देखें इनएक्टिव आ गया, इनएक्टिव, डेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे स्टॉप कर सकते हैं। अब उसके बाद आप चाहते हैं यार मेरी जो सर्विस है ना ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाया करे। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, चेक कन्फिग, जितनी बार भी आप मशीन ऑन करें ये अपने आप बैकएंड पे स्टार्ट हो जाए, HTTPD ऑन, ये आप कर दें, एंटर करें। तो ये कहता है जी हमने आपकी सर्विस रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड कर दी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ज़रा एक बार चेक भी कर लूँ स्टेटस। तो ये हालांकि सर्विस अभी देखें इनएक्टिव आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, उसके बाद ये आगे अपने आप कर देगा। जितनी बार भी आपकी जो मशीन है वो आप शटडाउन से स्टार्ट करोगे, शटडाउन होने के बाद जब दोबारा अगले दिन स्टार्ट करोगे तो ये बैक एंड पे अपने आप उसको स्टार्ट कर देगा, पर फिलहाल आपको इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसकी कन्फिग कमांड भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ।
HTTPD ऑफ, तो मैं इस सर्विस को ऑफ भी कर सकता हूं। अगर मैं इस सर्विस को नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ऑफ कर दें आप, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगी बैक एंड पे। अब मैंने क्या क्या पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए हैं अपने मशीन में, मैं उन सब की लिस्ट देखना चाहता हूं। तो यहां पे लिखना पड़ेगा यम लिस्ट इंस्टॉल्ड, यानी जो जो इंस्टॉल्ड हुआ है उसकी लिस्ट आप मुझे दिखाओ। तो ये देखें, ये सारे पैकेज आपके इसमें इंस्टॉल हो रखे हैं। VIM का पैकेज है, यूटिलिटी इन लिनक्स है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, विच कमांड का है, wget है डाउनलोड करने के लिए, ये सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हैं। तो ये सब इंस्टॉल्ड देखो राइट साइड में दिखा रहा है। तो ये सारे पैकेजेस यहाँ पे पाइथन के पैकेजेस भी हैं, पर्ल के हैं, ठीक है ना, ये लाइब्रेरीज हैं काफ़ी सारी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा जो भी लिस्ट है इंस्टॉल फाइल्स की, ठीक है। अब इसे भी क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद छोटी छोटी कमांड्स होती हैं जैसे कि विच। अब मैं कहता हूँ ट्री वाला मैंने देखो इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ विच ट्री। तो ये दिखा देगा कि भैया रूट, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी के अंदर बिन नाम का एक डायरेक्टरी है और उसके अंदर ट्री नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, ये अवेलेबल है। मैं कहता हूँ कि शेफ इंस्टॉल है क्या मेरी मशीन में, चेक कर लें आप। तो ये कहता है नहीं जी, कोई शेफ नहीं है, नो शेफ इन, ठीक है, शेफ टूल आपका इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं कहता हूं कि उबुंटू है क्या, या मैं कहता हूं गिट है, गिट चेक करते हैं। उबुंटू नहीं, गिट चेक करें। तो ये कहता है जी गिट भी नहीं है। तो जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं ये वो आपको दिखा देगा, जो अवेलेबल नहीं है ये वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ रही है। तो ट्री वाला भी हो गया। अब लास्ट जो तरीका है हमारा वो है इको की। इको में हमने क्या किया था एक बार वो ज़रा देख लेते हैं। इको कमांड क्या होती है, देखें, इको आपने लिखा, इसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा के यहाँ लिखा हेलो, और आप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें और एंटर करें, तो आउटपुट में आपको हेलो ही मिलेगा, यानी जो मैंने बोला वही मुझे मिल रहा है। और इको का मतलब ही ये होता है कि आपको आप ही की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये यूज़ कहाँ होता है, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि अगर कोई बंदा आप ही की स्क्रीन यूज़ कर रहा है, कंसोल को इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे जो आप यहाँ पे लिखोगे वहाँ स्क्रीन पे वो मैसेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है उस स्क्रिप्ट में भी आप चाहते हैं इको मैसेज डालना, आप इको मैसेज वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इको का आपको काम नज़र आ गया। लेकिन इको का मैंने आपको एक काम और बताया था कि इससे आप फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। इससे आप, तो आपने पहले अपना मैसेज लिखना है हेलो, और उस फाइल को रीडायरेक्ट कर देना है कहाँ पे, ग्रेटर देन का साइन लगा के जो भी फाइल नेम आप देना चाहते हैं। मैं यहाँ फाइल देना चाहता हूँ टेस्ट फाइल, तो मैं टेस्ट फाइल में डालता हूँ और एंटर करते हैं। तो ये देखें मेरी फाइल बनी नहीं बनी चेक करने के लिए ls करके देखते हैं। ये देखें जी, टेस्ट फाइल के नाम से मुझे मेरी फाइल नज़र आ रही है। तो इको करने से आपकी फ़ाइल भी क्रिएट हो जाती है। आप देखना चाहते हो कि उसमें वो कंटेंट लिखा है नहीं लिखा है, तो आप कैट करके चेक कर लें। ये देखो हेलो लिखा हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो इको से आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इको में ही अगर मुझे यहाँ पे फाइल में कुछ डेटा ऐड करना है, तो अगेन वही जैसे कैट में करते हैं वही काम आपने यहाँ करना है, लेकिन आपने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मुझे आपको याद रखना है। तो मैं कहता हूँ वेलकम टू माई चैनल, और इसे आप बंद कर दें इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। उसके बाद जिस भी फाइल में आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं पुरानी फाइल में, तो आपको 2 बार ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा, जैसे आप कैट कमांड में लगाते हैं। सेम काम यहाँ पे करना है। तो ये वाला मैसेज जो है उसमें ऐड हो जाएगा, पुराने मैसेज के साथ ये मैसेज भी ऐड हो जाएगा। तो आपने ग्रेटर देन लिख के अब फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम क्या था, टेस्ट फाइल, वो आप लिख दें और एंटर कर दें। तो ये देखें उसमें ऐड हो गया। मैं आपको चेक करा देता हूँ क्या ये डेटा उसमें ऐड हुआ कि नहीं हुआ। कैट टेस्ट फाइल, ये देखें जी दोनों लाइनें आ गई, ठीक है। तो आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में ये डेटा ऐड कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे को ये फाइल खाली करनी है, एम्प्टी करनी है, टेस्ट फाइल में जो कुछ लिखा है डिलीट कर दो। तो क्या करना है, इको लिखो और कुछ नहीं करना, बस आप ग्रेटर देन का साइन लगा के फाइल का नाम लिख दो, वो अपने आप खाली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वो क्यों खाली हो रही है, क्योंकि आपने रीडायरेक्ट कर दिया। देखो अगर टेक्निकली भी समझे तो इको के बाद मैंने कोई मैसेज नहीं लिखा, और वही जो खाली जगह है वही मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करनी है। तो होगा क्या कि वो मैसेज यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो खाली जगह थी तो वो सारा को डिलीट करके खाली कर देगा उसको, ठीक है ना, और टेस्ट फाइल में अपडेट कर देगा। तो मैं ये करता हूँ। अब देखें जरा आप, यहाँ पे मैं कैट करके इसी को अगर मैं ओपन करूँ तो अब मुझे कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डेटा जो है वो डिलीट हो गया। ये देखें खाली जगह नज़र आ रही है ना, लेकिन जगह नज़र आ रही है। आप देखें जरा, इस बात पे गौर करें आप। अगर आप कैट कमांड से करेंगे तो वहाँ आपको जगह नज़र नहीं आएगी, यहाँ नज़र आ रही है। क्यों, क्योंकि इको से पहले खाली जगह मैंने छोड़ दी है।
तो वो फाइल को खाली कर दिया उसने, बिल्कुल पुरानी चीज़ें हटा के उसको एक एम्प्टी फाइल बना दिया, एक स्पेस फाइल क्रिएट हो गया। समझ आ रही है बात आपको? तो इस तरह की ये कुछ फाइल्स हैं, कुछ कमांड्स हैं जो आई होप आपको आज क्लियर हो गई होंगी। बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं। अब इससे आगे अगली लैब में सीखेंगे। आज के लिए जितना मैंने सिखाया आप इसको हार्डवर्क करके ये सारी कमांड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नई कमांड्स अभी बिल्कुल ट्राई ना करें आप सिर्फ पहले जो मैंने बताया उतनी कमांड ट्राई करें। बाकी कमांड आप बाद में ट्राई कर लेना जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए अपने वापस बोर्ड की तरफ चलते हैं और शेयर के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। चलो यार, आई होप आपको लैब समझ आ गई होगी और काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका आ गया होगा। बहुत सारी कमांड्स हम सीख चुके हैं, तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें और गूगल कर करके नई कमांड्स खुद से करें। मैं इसके बाद जब मेरी ये पूरी लिनक्स की सीरीज खत्म हो जाएगी, मैं आगे के टूल स्टार्ट करूंगा, तो लिनक्स की बुक मैं अपने फेसबुक ग्रुप जो है हमारा टेक्निकल गुफ्तगू ऑफिशियल, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। उस लिनक्स की बुक से आप बाकी की डिटेल में जो कमांड है वो कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही करें जो बेसिक सीख चुके हैं। जिनको बेसिक नहीं आया वो पहले बेसिक कर लें, वो करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं करना चाहते ना करें, सिर्फ इतना भी काफी है। डेवऑप्स सीखने के लिए जितना काफी है वो मैं करा रहा हूं। आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो चलिए आज बात को किसी खूबसूरत शेर से खत्म करते हैं, और ये शेर की फरमाइश आई है, राम पवार हैं हमारे एक सब्सक्राइबर, मेरा ख्याल है इंदौर से ताल्लुक रखते हैं वो। तो उन्होंने एक फरमाइश की है कि सर आप जरा हमें ये शेर जो है ये आप सुनाएं अपने हवाले से। तो मैं आज आपको वो सुनाना चाहता हूं कि किस्सों में ढूंढा गया मुझे, किस्सों में ढूंढा गया मुझे, पर मैं तो कहानी में था। किस्सों में ढूंढा गया मुझे, पर मैं तो कहानी में था। आप तो किनारे से लौट आए, मैं वहीं पानी में था। तो चलिए, आई होप आपको लेक्चर में मजा आ रहा होगा। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।